फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। पुरानी स्टोरी मैं मॉर्निंग में अपडेट करती रहूँगी। इस स्टोरी में वांगीपो टॉप है और जियो चैन बॉटम। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जियो चैन जो कि खिड़की के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देखता है। जियो चैन का कमरा घर के पीछे के साइड में है, जहाँ पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती। जियो चैन एक ऐसे हिडन कमरे के अंदर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। जियो चैन इस पूरी दुनिया से बेखबर है। उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो ज़िंदगी में कभी भी घर से बाहर गया ही नहीं और ना ही कभी भी उसने किसी भी स्ट्रेंजर से बात की। यहाँ तक कि उसके घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन जियो चैन को इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी नौकर से बात करे, या नौकरों को इजाज़त नहीं है कि वो जियो चैन के कमरे के भी आसपास चले जाए। सिर्फ एक ही नौकर है जो कि जियो चैन के पिताजी का एक वफादार नौकर है। वो ही बस जियो चैन के कमरे के पास आता है उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि लंच का टाइम हुआ है, डिनर का या ब्रेकफास्ट का। इसके अलावा वो जियो चैन से कुछ भी बात नहीं करता। जियो चैन के जो पिताजी है वो जियो चैन के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जियो चैन से ज़्यादातर बात नहीं करते और उन्हें जियो चैन का कोई भी सवाल पूछना पसंद नहीं। ये बात जियो चैन को बचपन से ही पता है, इसलिए जियो चैन ने कभी भी अपने पिताजी से कोई भी सवाल नहीं पूछा। जियो चैन की माँ जियो चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जियो चैन का एक सीक्रेट भी है। जियो चैन जो है वो सेक्सुअली फीमेल और मेल दोनों का मिक्सचर होता है, जो कि उसके पिताजी को पता नहीं सिवाय उसकी माँ के। जियो चैन दिन भर बस अपने कमरे के अंदर ही होता है। जियो चैन जब भी बोर होता है तो वो बस अपनी किताबें पढ़ता है, जो कि उसकी माँ ही उसके लिए ख़रीद के लाती है। उसके पिताजी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है उसकी माँ के प्रति कि उसकी माँ कोई भी ऐसी किताब न लाए जिससे जियो चैन के अंदर कोई भी गलत फीलिंग आ जाए। इसलिए हर एक किताब सोच समझ कर ही लाई जाती है। ऑलमोस्ट उसमें सिर्फ जानवरों के बारे में ही लिखा जाता है, नेचर के बारे में ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। जियो चैन खिड़की के पास बस आसमान को ही देख रहा है। बोर होने की वजह से जियो चैन सीधे अपने स्टडी टेबल के पास चला जाता है और एक बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। जियो चैन को बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जियो चैन के पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। जियो चैन बुक पढ़ रहा होता है। बुक पढ़ते पढ़ते कब रात के 8 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। तभी जियो चैन का जो नौकर होता है, जिसका नाम वैनिंग होता है, वैनिंग जियो चैन के कमरे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, मैडम टाइम हो चुका है डिनर का, सर और मैडम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहते ही वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनते ही जियो चैन सबसे पहले अपने बालों को और अपने कपड़ों को ठीक करके कमरे से बाहर चला जाता है और फिर सीधे अपने माता पिता के पास डाइनिंग टेबल के पास पहुँच जाता है। पिताजी को देखकर जियो चैन थोड़ा बहुत घबरा जाता है, तो वो चुपचाप अपनी सीट के पास आकर बैठ जाता है। जियो चैन का जो अपीयरेंस होता है वो लड़कियों जैसा ही होता है। उसके बाल लंबे होते हैं, वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है, क्योंकि वो लड़की और लड़के का मिक्सचर है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो लड़कियों जैसी ही होती है। बस सेक्सुअल और जो ऑर्गन है वो उसके पास दोनों होते हैं। जियो चैन जो है वो टेबल के पास बैठ जाता है और चुपचाप खाना शुरू कर देता है, क्योंकि जियो चैन को पता है उसके पिताजी को खाना खाते हुए बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिनर ख़त्म करते ही जियो चैन के डैड जियो चैन से कहते हैं, जैनी तुमने अब क्या सोचा है। ये बात सुनते ही जो जैन है वो कंफ्यूज होकर अपने पिताजी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या पिताजी। तो पिताजी उसे कहते हैं, जैनी मैंने तुम्हें आज तक बंद करके रखा है। अब जब तुम्हारा हाई स्कूल का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि तुम अब बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मली कॉलेज जाओ। तुम्हारी स्कूलिंग अभी तक होम स्कूलिंग ही हुई है, अब तुम बाहर की दुनिया देखो। ये बात सुनते ही जियो चैन जो है वो शॉक हो जाता है, तो वो शॉक होकर अपनी माँ की तरफ देखता है। तभी माँ जियो चैन की तरफ एक सिंपल सी क्यूट सी स्माइल देकर उसे कहती है, हाँ मेरी बच्ची, पिताजी सच कह रहे हैं, अब तुम कॉलेज जाओगी।
ये बात सुनते ही जो जियो चैन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो वो भागते हुए अपनी माँ के पास आता है, उसको गले लगा लेता है और कहता है शुक्रिया माँ। तभी जियो चैन के जो पिताजी है वो जियो चैन की तरफ गुस्से से देखकर उससे कहते हैं, बस माँ को गले लगाकर शुक्रिया करोगी, अपने पिताजी को नहीं। ये बात सुनकर जियो चैन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक उसके पिताजी ने कभी भी उससे इस तरह बात नहीं की, वो भी इतने प्यार से, और वो भी उन्हें गले लगाने की बात। तो जो जैन है वो धीरे धीरे अपने पिताजी के पास चला जाता है और फिर अपने पिताजी को गले लगाता है। उसके बाद उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा हम जल्दी ही ये घर बेचने वाले हैं और दूसरे शहर हम जाकर शिफ्ट होंगे। वहाँ जाने के बाद ही तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, तब तक के लिए तुम्हें कमरे के अंदर ही बंद रहना होगा, समझ गई। ये बात सुनते ही जो जियो चैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में उसकी ज़िंदगी अब नया मोड़ लेने वाली है। तभी जियो चैन की जो माँ है वो जियो चैन के पास आकर जियो चैन के माथे को चूमती है। फिर वो जियो चैन से कहती है, बेटा सोने का टाइम हो गया है, तुम जाकर आराम कर लो, ठीक है। ये बात सुनते ही जियो चैन अपना सर हाँ में नॉड करती है और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद जियो चैन अपना कमरा लॉक कर देता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो सच में कॉलेज जाएगा। जियो चैन की पूरी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी के 18 साल, बचपन से लेकर उसकी ज़िंदगी अभी तक उस कमरे के अंदर ही गुजर गई। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसने बस किताबें देखी है और कुछ भी नहीं। उसे उसके पिताजी ने हमेशा एक ही बात कही कि बाहर के लोग बहुत ही बुरे होते हैं और तुम उन लोगों के बीच में सरवाइव नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें कमरे के अंदर ही बंद रहना होगा। जियो चैन कभी भी अपने पिताजी से सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसके पिताजी को सवाल पूछना पसंद नहीं। और जब भी जियो चैन अपनी माँ से कुछ कहता तो जियो चैन की जो माँ है वो हमेशा जियो चैन से कहती है, बेटा ख़ानदान की इज्जत का सवाल है, तुम्हें पता है ना ख़ानदान की इज़्ज़त कितनी बड़ी होती है, और तुम एक लड़की हो, बाहर जाकर तुम्हें करना भी क्या है। हमेशा यही बात कहकर जियो चैन के सवाल को टाला जाता है, लेकिन आज जियो चैन को इजाज़त मिल गई। ये बात जियो चैन के लिए बहुत ही बड़ी थी। जियो चैन अपने बेड के ऊपर लेटते हुए यही सोचता है कि अब वो बाहर जाएगा। उसके बाद जो जियो चैन है वो वापस उसी किताब को लेता है और उसे पढ़ता है। किताब को पढ़ते हुए रात के 1 कब बज जाते हैं जैन को पता ही नहीं चलता। जैन का एक सीक्रेट होता है जो कि उसने बचपन से कभी भी किसी को नहीं कहा था। हालांकि जैन का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो तारों को और चांद को ही अपना दोस्त समझता है। ठीक रात के 1 बजे जैन हमेशा अपनी कमरे की खिड़की से बाहर गार्डन में चला जाता है और फिर गार्डन में लेटकर तारों और चांद से बातें करता है। हर बार की तरह जैन आज भी वैसा ही करता है। वो गार्डन में लेटकर तारों और चांद से अपनी एक्साइटमेंट के बारे में बताता है कि वो कितना खुश है कि अब वो बाहर की दुनिया देखने वाला है, उसके नए दोस्त बनने वाले हैं। जैन बात ही कर रहा होता है, तभी अचानक से घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर जैन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर उठकर बैठ जाता है। तभी अचानक से दोबारा चिल्लाने की आवाज़ें आती है और फिर उसी के साथ नॉन स्टॉप गोलियाँ चलने की आवाज़ें भी आती है। गोलियों की आवाज़ सुनते ही जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो पास के ही पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो अपना जो वो फ्रॉक होता है जो उसने पहना हुआ था उसे टाइटली पकड़ लेता है। जैन के दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। चीखें और गोलियों की आवाज़ सुनकर जैन अपने कान भी बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और उसके कुछ सेकंड्स के बाद घर से गाड़ियों के जाने की आवाज़ें आ जाती है। गाड़ियों के जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। धीरे धीरे हर पल वो शांति और ज़्यादा गहरी होती जाती है। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो धीरे धीरे उठ जाता है। इस बार वो अपनी खिड़की से अंदर नहीं बल्कि वो अपने घर के फ्रंट डोर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो धीरे धीरे घर के फ्रंट डोर के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है उसके घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था। जैन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो डरते हुए अपने कदमों को आगे की तरफ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो मेन डोर के अंदर एक कदम डालता ही है तो वो अपने सामने एक डेड बॉडी देखता है जो कि खून से सनी हुई थी।
उस डेड बॉडी ने नौकर के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर जो जैन है वो समझ जाता है कि ये उसके घर का नौकर था। जैन लाश को देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो नॉन स्टॉप गहरी सांसें लेना शुरू कर देता है। अपने आंसुओं को पोंछने के बाद जैन अपने कांपते हुए कदमों से धीरे धीरे घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही जैन सीढ़ियों के पास अपनी माँ को नोटिस करता है। जैसे ही वो अपनी माँ को सीढ़ियों के पास गिरा हुआ देखता है तो वो भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। उसकी माँ जो थी उन्हें भी गोलियां लगी हुई थी, उनका जिस्म खून से सना हुआ था। उसकी माँ की जान जा चुकी थी। जैन अपनी माँ के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। वो अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ नहीं जागती। जैन चिल्लाता है। जैन इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि उसका जो गला है वो भी अब सूख जाता है, लेकिन उसकी जो माँ है वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती। ये देखकर जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी उसके जहन में उसके पिता का ख्याल आता है, तो वो भागते हुए अपनी मॉम और डैड के कमरे की तरफ चला जाता है। माँ बाप के कमरे की तरफ जाते हुए ही जैन अपने पिताजी को दरवाजे के पास ही देखता है। जैन के जो पिताजी थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, उसके मुंह से खून भी आ रहा था। जैन भागते हुए अपने पिताजी के पास चला जाता है। फिर वो अपने पिताजी का सर अपनी गोद में रखता है। तभी उसके पिताजी जो होते हैं वो गहरी सांस ले रहे होते हैं। जैन के पिताजी की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, जैन मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपना प्रॉमिस ना निभाने की। मुझे माफ़ कर देना, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ और ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। अब तुम्हें इस दुनिया में अकेले ही सरवाइव करना होगा। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। बस एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों से बच के रहना प्लीज़। और मुझे माफ़ कर देना कि मैं कभी तुमसे अपना प्यार जता ही नहीं पाया। ये बात सुनते ही जैन जो है वो और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि वो उसे छोड़ कर ना जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी है। अगर पिताजी भी चले जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन उसके पिताजी खांसना शुरू कर देते, जिससे उनके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। फिर उसके पिताजी गहरी सांसें लेते हैं और उसी के साथ उसके पिताजी की भी डेथ हो जाती है। पिताजी की डेथ के बाद जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। वो चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आता। घर के सभी नौकर मर चुके थे। घर में कोई भी जिंदा नहीं था सिवाय जैन के। जैन इतना चिल्लाता है, इतना रोता है कि जैन की आंखें भी सूज जाती है और जैन का जो गला है वो सूख जाता है। उसके गले से अब आवाज़ भी नहीं आती। जैन शॉक हो जाता है। वो बस अपने पिताजी की तरफ ही देख रहा था। तभी जैन को अपनी माँ का ख्याल आता है, तो वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है। फिर वो अपनी माँ को घसीटते हुए अपने पिताजी के पास लेकर आता है। वो अपने माता पिताजी को एक साथ रखता है। फिर वो बस चुपचाप अपने माँ बाप की तरफ देखता है और उनके पैरों के पास अपना सर रखता है और मन में ही रोकर अपने आप से कहता है कि अब मैं क्या करूँगा जीकर, मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं रहा। ये सोचते हुए और रोते हुए जैन को अपनी माँ और पिताजी के पैरों के पास ही नींद आ जाती है। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। एक बड़ा सा कैबिन, जहाँ पर एक आदमी ब्लैक कलर का सूट पहने हुए बैठा हुआ था। उसके जो फेशियल फीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थी। उसकी शार्प जॉ लाइन, पिंक लिप्स, गहरी काली आंखें, काले बाल, उसके फीचर्स इतने अट्रैक्टिव थे कि शहर की हर एक लड़की उसके साथ रहना चाहती थी। वो टेबल से वाइन की बोतल उठाकर वाइन को अपने ग्लास के अंदर डाल देता है और फिर वाइन को एक सांस में ही पीना शुरू कर देता है। जैसे ही वो वाइन पी रहा होता है तभी अचानक से उसके मोबाइल पर कॉल आता है, तो वो उस फ़ोन को रिसीव करता है। फ़ोन के दूसरे ओर एक शख्स था। वो शख्स उस आदमी से कहता है, बॉस, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो चुका है। पूरे घर का रंग मैंने लाल कर दिया है। ये बात सुनकर वो आदमी स्माइल करता है और फ़ोन को रख देता है। तभी उसकी कैबिन के अंदर उसकी सेक्रेटरी आती है और उससे कहती है, बॉस, आपसे मिलने के लिए मिस्टर ताजुन आए हैं। ये बात सुनने के बाद वो शख्स अपनी सेक्रेटरी से कहता है, उसे अंदर भेजो। वो आदमी जैसे ही कैबिन के अंदर चला आता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो कमरे के अंदर आते ही सीधे उस शख्स के पैर पकड़ता है और उससे कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अब जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस मेरी मदद करो।
ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चाइना का सबसे बड़ा डॉन होता है, जो कि अपनी कम उम्र में ही सब कुछ अचीव करता है। वो अपने पिता की पोस्ट पर भी बैठता है। वो इतना जालिम होता है कि कभी कभी उसका खुद का बाप भी उससे डरता है। उसके अंदर फीलिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती और ना ही उसे किसी से भी कोई भी फ़र्क पड़ता है। उसे लोगों को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, लेकिन फिर भी लोग उसके पास मदद के लिए आते हैं। वो मदद लोगों की ऐसे ही नहीं करता, वो लोगों की मदद तब करता है जब वो लोग अपनी रूह यानी कि अपनी ईमान को उसके सामने बेच देते हैं। वो एक बार उनकी मदद कर देता है, लेकिन ताउम्र उन लोगों को उसकी गुलामी करनी होती है। वो जो भी कहेगा उन्हें वो चुपचाप मानना होता है, और जो कोई भी उसके खिलाफ जाता है तो वो उसके पूरे ख़ानदान को तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है। वांग कॉर्पोरेशन का CEO वांग यीबो, जो कि बाहर से तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डॉन। पुलिस भी ढूंढ रही है कि ये डॉन है कौन, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। वांग यीबो हर एक किस्म का जुर्म करता है, फिर चाहे वो ड्रग्स की डीलिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या कोई और। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जहाँ पर उसे फ़ायदा नज़र ना आए। उस शख्स की तरफ देखकर वांग यीबो स्माइल करता है और उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी वो शख्स अपनी आंसुओं को पोंछ कर कहता है, मेरी बेटी को किडनैप कर दिया गया है और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें पैसे दूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ बॉस, मेरी मदद कीजिए। ये बात सुनने के बाद जो वांग यीबो है वो स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या तुम्हें पता है अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी सज़ा क्या होगी? ये बात सुनकर वो शख्स अपना सर हाँ में हिलाता और कहता है, हाँ मुझे पता है, आप उसकी जान लोगे। ये सुनकर वांग यीबो स्माइल करता है और अपना सर ना में नॉड करता है और उसे कहता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे पूरे ख़ानदान की जान लूँगा। ये बात याद रखना। ये बात सुनकर वो शख्स डर के मारे अपना सर हाँ करता है और कहता है, मैं याद रखूँगा, प्लीज़ आप मेरी बेटी को बचाइए। वांग यीबो से कहता है, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ठीक 1 घंटे के बाद तुम्हारी बेटी घर पहुंच जाएगी। ये बात सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वांग यीबो दूसरा वाइन का गिलास भर लेता है, लेकिन तभी उसके पिताजी का कॉल आता है। उसके पिताजी यानी कि लैन किरण वांग यीबो से कहते हैं, यीबो, तुम घर कब आओगे? तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कुछ दिनों पहले एक लड़की के बारे में बात की थी। हाँ, वही लड़की, मैंने उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। ये बात सुनकर जो यीबो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है, तो वो अपने पिताजी से कहता है, हाँ मुझे याद है। तभी लैन किरण कहते हैं, ये डील हो जानी चाहिए, समझ गए? उस लड़की का कोई भी भाई नहीं है, उसका जो बाप है, हमें उसकी पावर चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे क्या, बस तुम्हें उससे शादी करनी है, उसे प्रेग्नेंट करना है और मुझे ख़ानदान का वारिस देना है। बाकी तुम्हें क्या करना है मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, समझ गए? और अब यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बात सुनते ही जो यीबो है वो अपने पिताजी से कहता है, ठीक है, यहाँ का काम ख़त्म होते ही मैं आ जाऊँगा। ये कहने के बाद यीबो फ़ोन काट देता है। उसके बाद फिर वो सीधे घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो कैबिन से बाहर चला जाता है तभी उसके सामने उसका दोस्त आ जाता है, जो कि उसका दोस्त भी होता है, उसका मैनेजर भी होता है और साथ ही साथ उसका बॉडीगार्ड भी होता है। उन दोनों की एजुकेशन एक साथ हुई थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को अपने साथ ही रखा था। जैसे ही वो अपने सामने अपने दोस्त सोयोंग को देखता है तो वो सोयोंग से कहता है, तुम कहाँ थे? सोयोंग की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उसके शर्ट के बटन भी खुले हुए थे और उसकी चेस्ट के ऊपर साफ तौर पे लिपस्टिक के निशान नज़र आ रहे थे। ये देखकर ही वो समझ आता है कि सोयोंग किसी लड़की के साथ था। वो अपने शर्ट का बटन बंद करते हुए फिर यीबो से कहता है, बस एक इमरजेंसी मीटिंग थी, वही हैंडल कर रहा था। उसके बाद जो सोयोंग है वो यीबो से कहता है, तुमने जो आदमियों को काम दिया था उन्होंने वो काम कर दिया है, तो अब क्या? ये बात सुनने के बाद जो यीबो है वो उससे कहता है, अब मुझे पहले घर जाना है, मुझे पिताजी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये कहने के बाद यीबो वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का सीन है,
जियांग मैंशन के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और उन बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सोयांग भी था। सोयांग वांग यीबो का इंतज़ार कर रहा होता, तभी वांग यीबो की गाड़ी भी एंटर करती है। वांग यीबो जैसे ही गाड़ी से उतर जाता है तभी उसके सामने सोयांग आता है। लाशों को एक एक करके मैंशन से बाहर निकाल रहे थे। तभी जो सोयांग है वो यीबो से कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। यीबो कहता है, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। तो सोयांग कहता है, अंदर अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये बात सुनते ही यीबो सोयांग के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंच जाता है तो वो दूर से ही एक लड़की को देखता है जो कि शॉक में हो गई थी। उसके चेहरे के ऊपर बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा उसके माता पिता के खून से भरा हुआ था, उसके जिस्म के ऊपर भी खून लगा हुआ था। तभी सोयांग यीबो से कहता है, ये लड़की जियांग फैमियान और उसकी वाइफ की बॉडी को छूने नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता ये कौन है। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम इसे बस यहीं पर चुपचाप देख रहे हैं। ये ना कुछ बोल रही है ना कुछ कह रही है, ये बस चुपचाप इस लाश को ही देख रही है। तो यीबो सोयांग से कहता है, क्या तुमने इससे इसका नाम नहीं पूछा, कौन है ये? तो सोयांग कहता है, मैंने पूछा था लेकिन ये जवाब नहीं दे रही, बस चुपचाप इस कपल को ही देख रही है। हमारे बॉडीगार्ड्स ने जियांग की लाश को लेने की भी कोशिश की लेकिन ये किसी को छूने भी नहीं दे रही। ये बात सुनकर वांग यीबो हैरान हो जाता है। फिर वो सोयांग से कहता है, जाओ वैन किंग को फ़ोन करो, उसे कहो जल्द ही आने के लिए। वांग यीबो को ऑर्डर लेते ही सोयांग तुरंत ही वैन किंग को फ़ोन करता है और उसे कहता है, जल्द ही यहाँ पर आ जाओ, बॉस का ऑर्डर है। तभी यीबो कहता है, तुम्हें क्या लगता है सोयांग, ये है कौन, कोई मेड? तो जवाब में सोयांग कहता है, नहीं, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता। जियांग की बॉडी इतने घंटों से ये पकड़ी हुई है, ये इन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, ना ही कुछ कह रही है। मुझे लगता है ये जियांग के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये बात सुनकर यीबो फ्रोनिंग करता और कहता है, जियांग की तो कोई औलाद नहीं थी जहाँ तक मुझे पता है। सोयांग जवाब में कहता है, तुम सही कह रहे हो, जियांग अपनी बीवी और वैनिंग के साथ यहाँ रहा करता था। तो यीबो से कहता है, वैनिंग की कोई खबर? सोयांग जवाब में कहता है, नहीं, हमारे आदमी इसे अभी तलाशी कर रहे हैं। ये कहने के बाद सोयांग रुक जाता है। फिर वो यीबो से कहता है, बॉस तुम इस लड़की का क्या करोगे? तो जवाब में यीबो कहता है, एक काम करो, लैन सिचैन से कहो कि इसके बारे में सब कुछ पता करे। सोयांग कहता है, मैंने ऑलरेडी लैन सिचैन को कॉल करके बता दिया है। यीबो फिर सोयांग से कहता है, वैंग किंग को फ़ोन करो और उसे यहाँ पर बुलाओ, जल्द से जल्द। यीबो को ऑर्डर मिलते ही सोयांग वैंग किंग को फ़ोन करता है और उसे बुला लेता है। कुछ देर के बाद जो वैंग किंग है वो भी आ जाती है। फिर यीबो वैंग किंग से कहता है, इस लड़की के पास जाओ, इससे बात करो, इससे पूछो ये है कौन, इसका नाम क्या है और ये यहाँ कर क्या रही है। यीबो को ऑर्डर मिलते ही जो वैंग किंग है वो सीधे लैनज़ैन की तरफ चली जाती है। वो लैनज़ैन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन लैनज़ैन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लैनज़ैन बहुत शॉक हो गया था। वो बार बार लैनज़ैन से पूछती है उसका नाम क्या है, वो यहाँ पर कर क्या रही है, लेकिन लैनज़ैन कोई भी जवाब नहीं देता। जैसे ही वैंग किंग को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस यीबो के पास चली आती है और यीबो से कहती है, बॉस ये लड़की कोई भी जवाब नहीं दे रही, मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉक में है। तभी सोयांग के मोबाइल पे रिंग आती है तो सोयांग देखता है कि जो लैन सिचैन है उसका फ़ोन आ गया है। सोयांग साइड में चला जाता है उससे बात करने के लिए। कुछ मिनट्स उसके साथ बात करने के बाद जो सोयांग है वो वापस यीबो के पास चला आता है और फिर यीबो से कहता है, बॉस लैन सिचैन ने कहा कि पब्लिक रिकॉर्ड में जियांग का बच्चा कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन हाँ 18 साल पहले उसकी जो बीवी है उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था इमरजेंसी में, उसे लेबर पेन हुआ था, उसने एक मरे हुए बेबी बॉय को जन्म दिया था। बात सुनने के बाद फिर यीबो कहता है, ओ तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, मुझे ये पता है। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था तो ये कौन है, बोलो मुझे, जल्द से जल्द इसके बारे में पता करो। ये कहते हुए यीबो की जो बैक होती है वो जैन की तरफ होती है। यीबो बार बार सोच रहा होता है कि ये लड़की है तो है कौन। जो वैंग किंग है वो दोबारा जैन की तरफ चली जाती है और फिर कोशिश करती है कि वो जैन के साथ बात करे। वैंग किंग बार बार उसे उसका नाम पूछ रही थी,
उसका नाम पूछते हुए जो वैंकिंग है वो अपना हाथ जैन के कंधे के ऊपर रखती है। तभी जो जैन है वो अचानक से घबरा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलता। वैंकिंग वापस यीबो के पास चली आती है और उसे कहती है, बॉस, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकल रहा, ये कुछ नहीं कह रही है। वांग यीबो की पीठ जैन की तरफ है। वैंकिंग की बात सुनकर वांग यीबो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो पलटकर जैन की तरफ देखता है। यीबो के जो आदमी है वो जियांग की बॉडी को ले रहे थे, लेकिन जो जैन है वो अपनी बॉडी को अपने पिता की बॉडी के ऊपर डाल देता है ताकि उसके पिता को कोई भी उससे अलग ना करे। वो चिल्लाता है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती है। वो हर एक से विनती करता है कि प्लीज़ उसके डैड को छुओ मत, उसे वहीं पर रहने दो। लेकिन जो यीबो के आदमी होते हैं वो घसीटते हुए ज़बरदस्ती जियांग की बॉडी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी कुछ और बॉडीगार्ड्स आते हैं जियांग की बीवी की बॉडी लेने के लिए। जो जैन होता है वो अपनी माँ के ऊपर भी अपनी बॉडी डाल देता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी बीवी की भी बॉडी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जैन उठने की कोशिश करता है, जैसे ही वो उठता है तो वो वापस फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल और अपनी माँ की डेड बॉडी के पीछे भागता है। भागते हुए अपनी माँ का जो हाथ है वो उसे थाम लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। यीबो के आदमी जियांग और उसकी बीवी की डेड बॉडी घर से बाहर निकाल लेते हैं। जैन जो है वो थक जाता है और वही फ्लोर पे गिर जाता है। जैन का चेहरा खून से भरा हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, उसके कपड़ों पे भी काफ़ी खून लगा हुआ था। यीबो जो है वो जैन की तरफ देखता है। जैन अपना सर उठाकर अपने सामने वाले शख्स की तरफ देखता है। जैन की बड़ी बड़ी आंखें और उनमें आंसू वो काफ़ी चमक रहे थे। फिर यीबो जैन से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन जो जैन है वो बस रोनिंग करता है। उसके लिप्स जो होते हैं वो पार्टिल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना सर वापस झुका लेता है और हल्का सा रोना शुरू कर देता है। यीबो फिर दोबारा उसे कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। यीबो फिर उसकी बाजू को पकड़ते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा। ये देखकर जो जैन है वो अपने आप को यीबो की ग्रैब से छोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर यीबो और ज़्यादा टाइट उसे पकड़ता है और उसे कहता है, मुझे दोबारा सवाल पूछने की आदत नहीं है, तुम्हारा नाम है क्या? जवाब में जैन रोते हुए अपनी हल्की हल्की ब्रोकन वॉइस में कहता है, जैन के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी जो वैंकिन है वो यीबो से कहती है, बॉस, मुझे ऐसा लगता है हमें पहले इसे शांत होने देना चाहिए। जैन तभी कहता है, तुम कौन हो? यीबो उसे जवाब में कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। यीबो ये इसीलिए कहता ताकि जैन उसके सामने कुछ कहे। यीबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था जियांग के किसी भी फैमिली मेम्बर से। तभी जो जैन है वो यीबो से कहता है कि किसी ने मेरे पिताजी, माँ, उन दोनों को मार डाला। ये कहने के बाद जो जैन है और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। अभी यीबो वैंकिन से बात ही कर रहा था, तभी अचानक से सोयोंग आता है और कहता है, बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वो दोनों साइड में चले जाते हैं। सोयोंग यीबो से कहता है, हमारे ड्रग्स का जो गोदाम था, पुलिस को किसी ने उसके बारे में जानकारी दी है, उन्होंने वहाँ पर छापा मारा है। ये बात सुनते ही यीबो का जो खून है वो खौलना शुरू हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से से वैंकिंग के पास दोबारा चला जाता है और फिर जैन को पकड़कर वैंकिंग की तरफ उसे पुश कर देता है और कहता है, इसे घर लेकर जाओ और इसे नहलाना, इसके जिस्म से ऊपर से लेकर पैर तक सारा खून साफ कर दो, तब तक मैं कहीं और होकर आता हूँ। यीबो की बात सुनते ही जो जैन है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ये कहते ही यीबो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही यीबो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, सोयोंग जो है वो भी यीबो के साथ उसी गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यीबो चलते हुए सोयोंग से कहता है, सोयोंग, पिछली बार हमारे आदमियों के ऊपर अटैक किया गया था और अब ये ड्रग्स का मामला, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मामले कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि हम वैन चाओ से मिले। ये कहते हुए यीबो जो है वो अपने दांतों को दबाता है। जैसे ही वो वेयर हाउस पहुँच जाते हैं, यीबो, सोयोंग, लैंसचैन और उसके साथ बाकी के उसके कुछ चुनिंदा लोग उसके साथ चल रहे होते हैं। वो सीधे वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। वेयर हाउस के अंदर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था।
चलते हुए उनके कदमों की आवाज़ें भी इको हो रही थी। चलते हुए वो एक सेल के पास पहुंच जाते हैं। लैंसचैन उस सेल के दरवाजे का लॉक खोलता है। फिर ईबो, सोयोंग, लैंसचैन वो अंदर चले जाते हैं और बाकी के कुछ लोग दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं, वो कमरा पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी ही बल्ब चल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक आदमी को चेयर के साथ बांधा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ था। ईबो को देखकर वैन चाओ जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, जैसे कि उसे कोई विक्ट्री मिल गई हो। वैन रोहा ने कुछ टाइम पहले ईबो के एक बहुत ही बड़े इलाके पर हमला कर दिया था और उस इलाके पर उसने कब्ज़ा जमा लिया। हमले के दौरान वैन रोहा ने ईबो के आदमियों की जान ले ली, वो भी बहुत ही बेरहमी से। वांग ईबो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आदमियों का खून वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग ईबो ने उसी दिन कसम खाई थी, जब तक वो वैन खानदान को तबाह न कर दे तब तक वो आराम से नहीं बैठेगा। कमरे के अंदर जाने के बाद ईबो वैन चाओ के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब में हाथ डाल देता है। लेकिन वैन चाओ जो है वो ईबो की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और ईबो के मुंह पर थूकता है, लेकिन वो थूक ईबो के जूते के ऊपर ही गिर जाती है। ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो वैन चाओ है वो ऐसी हरकत बार बार कर रहा था। तभी जो वैन चाओ है वह हंसते हुए ईबो से कहता है, कोई स्पेशल रीज़न है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए ईबो? मुझे गेस करने दो, तुम्हारे ड्रग्स का गोडाउन क्या हुआ, पकड़ा गया? ओ, बहुत ही बुरा हुआ नहीं? ये बात सुनकर ईबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से से टेबल के ऊपर अपना हाथ मारकर उससे कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? ये बात सुनकर वैन चाओ हंसते हुए ईबो से कहता है, हमारी नज़र तुम पर है ईबो, हमें तुम्हारी हर एक हरकत के बारे में पता है। ये बात सुनकर ईबो को और ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वैन चाओ से कहता है, हंसो और ज़्यादा हंसो, लगता है कि तुम्हें हंसने का बड़ा शौक़ है। जवाब में वैन चाओ से कहता है, हंसने का तो शौक़ नहीं है, लेकिन तुम पर हंसने का मन ज़रूर कर रहा है। और कुछ कहना चाहते हो? हाँ? ईबो जो कि वैन चाओ की तरफ ही देख रहा था, तो वो लैंसचैन से कहता है, लैंसचैन। तो जवाब में लैंसचैन कहता है, जी बॉस। ईबो से कहता है, वैन चाओ को हंसने का बड़ा शौक़ है, इसकी मदद करो, इसकी जो हंसी है वो और खुल के बाहर आ जाए। ये बात सुनते ही लैंसचैन जो है वो समझ गया था कि ईबो से क्या कह रहा है, तो पास का ही एक टूल बॉक्स उठाता है और वहाँ से डेंटल माउथ कैप और पायल्स निकालता है। उसके बाद फिर वो वैन चाओ के मुंह के करीब चला जाता है, उसका एक दांत पकड़कर उसे निकाल देता है। वैन चाओ को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। ये देखकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर लैंसचैन एक और दांत को पकड़ता है और उसे और ज़्यादा ज़बरदस्ती खींच कर बाहर निकालता है। तो जो वैन चाओ है उसे और ज़्यादा दर्द होता है, तो वो दर्द में वुल्फ की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके मुंह से खून और सलाइवा उसकी चिन से टपक रहे थे। वैन चाओ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर जो ईबो है वो लैंसचैन से रुकने के लिए कहता है। फिर वो वैन चाओ से कहता है, क्या अब हम बात कर सकते हैं? लेकिन जवाब में वैन चाओ जो है वो ईबो से कहता है, भाड़ में जाओ, तुम मेरे मुंह से एक भी अल्फाज बाहर नहीं निकाल पाओगे, समझ गए? जवाब में ईबो से कहता है, ठीक है, मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था। ये कहते हुए जो ईबो है वो लैंसचैन की तरफ देखता है और लैंसचैन को समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। ये कहने के बाद जो ईबो है वो उस सेल से बाहर चला जाता है, लेकिन जो लैंसचैन है वो उसी सेल के अंदर होता है और फिर वो वैन चाओ को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वैन चाओ की चिल्लाने की आवाज़ पूरे वेयर हाउस में गूंजना शुरू हो जाती है। ईबो और सोयोंग जो है वो वेयर हाउस से बाहर चले जाते हैं। चलते हुए ईबो सोयोंग से कहता है, मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल वैन चाओ कुछ न कुछ ज़रूर बकेगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ईबो अपने मेंशन वापस चला आता है। अपने रूम के अंदर जाने के बाद ईबो अपना कोट उतार देता है और काउच के ऊपर बैठ जाता है। वो अपने शर्ट के स्लीव को भी फोल्ड कर रहा होता है। तभी जो वैंकिन है वो रूम के अंदर चली आती है। फिर वो ईबो से कहती है, बॉस वो लड़की। ईबो काउच के ऊपर बैठकर अपना सर पीछे की तरफ लेकर कहता है, उसे क्या हो गया? तभी जो वैंकिंग है वो ईबो से कहती है, वो बस रोई जा रही है,
अभी जो मेड है वो उसे इस वक्त नहला रही है। तभी अचानक से ईबो को याद आता है तो वो कहता है, ओह शिट, मैं उस लड़की के बारे में ही भूल गया था। वो इस वक्त वो कहाँ पर है? वैंकिन उसे गेस्ट रूम की तरफ इशारा देती है तो ईबो बिना मिनट ज़ाया किए हुए सीधे गेस्ट रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो गेस्ट रूम के अंदर पहुंच जाता है तो वो देखता है रूम पूरा का पूरा खाली था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती है तो वो सीधे बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा रहता है और देखता है मेड जो है वो जैन को नहला रही है। जैन जो है वो बैथटब में अपने नीज़ को अपनी चेस्ट के साथ फोल्ड करके बैठा हुआ है। उसके लंबे काले बाल पानी से गीले हो चुके हैं। वो इस वक्त कंटिन्यू रोए जा रही है और जो मेड है वो उसके सर के ऊपर से पानी डाल रही है। मेड उसके चेहरे से सारा खून साफ कर रही थी और जो ईबो है वो धीरे धीरे जैन का चेहरा देखना शुरू कर देता है। ईबो जैन के चेहरे में ही खो जाता है क्योंकि उसने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी। मेड जैन को नहला रही थी और जो जैन है वो मेड को रोक नहीं रहा था। वो बस चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। पानी की वजह से जैन की फेयर स्किन भी अब साफ नजर आने लगी थी। बाथरूम में बस दो ही आवाज़ें गूंज रही थी, एक तो पानी की और जैन की हल्के से रोने की। ईबो बस जैन की तरफ चुपचाप देख रहा था। ईबो ने कभी भी किसी दूसरी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाए थे और न ही कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और न ही कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नज़र से देखा था। वो हमेशा से चाहता था उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो बहुत ही प्योर हो, उसी के लिए हो। लेकिन उसके पिताजी ने जो लड़की ईबो के लिए सिलेक्ट की थी वो ऑलमोस्ट उसके सभी आदमियों के साथ वन नाइट स्टैंड दे चुकी थी। वो हर दूसरे आदमी के साथ एक एक रात गुजारती है और अनफॉर्चुनेटली ईबो के जो फादर हैं उन्होंने ईबो के जन्म देने से पहले ही उस लड़की के पिता को ज़बान दी थी कि ईबो उसकी बेटी के साथ शादी करेगा। इस वजह से ईबो के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी कि वो उस लड़की के साथ शादी करे ताकि वहाँ कॉर्पोरेशन और ज़्यादा पावरफुल बन जाए, उन्हें और ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले और उनके कनेक्शंस पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ जाए। तभी मेड जैन से कहती है, उठो और बाथटब से बाहर निकलो, अब तुम्हें कपड़े बदलने हैं। ये बात सुनते ही जो ईबो है वो अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि ईबो इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो किसी लड़की को गीले कपड़ों में देखे, उसके जिस्म को देखे। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही ईबो अपनी स्टडी रूम में पहुंच जाता है तभी पीछे से वैंकिन भी आ जाती है और ईबो से कहती है उसका नाम जैन है, जियो जैन, और उसकी उम्र 18 साल की है। वो जियांग की एक लौती बेटी है। एटलीस्ट उसने अभी तक मुझे बस इतना ही कहा है। ये बात सुनकर ईबो उसे कहता है, उसने तुमसे बात की? तो जवाब में वैंकिन कहती है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो डरी हुई है लेकिन मुझे उस पर भरोसा है कि वो सच कह रही है। तभी वो धीरे धीरे कहता है, जियांग की एक बेटी है और उसने उसे छुपा के रखा। ये कैसे मुमकिन है? 18 साल से उसने अपनी बेटी को छुपा के रखा। ये बात सुनकर वैंकिन भी हैरान होकर अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करती है और कहती है, मुझे ऐसा लगता है जियांग जो है वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी जो बेटी है वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। मुझे लगता है कि उसने कभी भी अपनी बेटी को उस तरह से टॉर्चर नहीं किया और शायद वो हमारी इस दुनिया से अपनी बेटी को बचाना चाहता था। ये बात सुनकर फिर ईबो करता है और कहता है, इसका कोई मतलब तो बनता है। जियांग अपनी बेटी को हम जैसे आदमियों से बचा कर रखना चाहता था। तभी वैंकिंग कहती है, बॉस, आप इसके साथ क्या करोगे? जवाब में ईबो कहता है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। मैंने नॉर्मली कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह डील नहीं किया है और अभी तक मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे घर पे क्यों लेकर आया हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है। ये बात सुनकर जो वैंकिन है वो अपना सर हाँ में नोट करती है और फिर ईबो से कहती है, बॉस, क्या मैं इसकी हेल्प करूँ, इसे अपने घर पे ले जाऊँ? आपको फिर इसके साथ कोई भी डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर जो ईबो है वो उसकी बात को टाल देता है। ईबो के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर वो वैंकिन से कहता है, नहीं, वो यहीं पर रहेगी तब तक जब तक मैं सोच ना लूँ, डिसाइड ना कर लूँ कि इसके साथ करना क्या है। ये बात सुनकर वैंकिन थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है लेकिन वो बॉस के सामने अपना सर हाँ में नोट करती है। फिर ईबो कहता है,
ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूँगा। दूसरी ओर जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो है कहाँ पर। वो किसी को भी नहीं जानता। नहाने के बाद जो जैन है वो कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उसे खाना भी ऑफ़र किया गया लेकिन उसने खाना भी नहीं खाया। वो बस अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहा था। उनकी डेड बॉडी उसकी आंखों के सामने ही आ रही थी। उनकी आंखें जिनमें कोई भी इमोशन नहीं था। दिन भर जैन के दिमाग में सिर्फ सवाल ही दौड़ रहे थे जिनका उसे बस जवाब चाहिए था। वो किसी के साथ बात करना चाह रहा था। वो अपने पेरेंट्स को दोबारा देखना चाह रहा था। वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल हो और वो फाइनल गुड बाय उन्हें करे, जो कि उसे मौका भी नहीं दे दिया गया था। इस मेंशन में काफ़ी सारे लोग हैं। ऑलमोस्ट मेंशन के अंदर सिर्फ सर्वेंट्स ही है। जैन कोशिश कर रहा था, उनसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर जैन सोचता है जिस औरत के साथ वो आया था उसका नाम क्या है। काफ़ी सोचने के बाद जैन को याद आता है कि उसका नाम वैंकिंग था। फिर जैन सोचता है कि उसे वैंकिंग से बात करनी है ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके कि वो कहाँ पर है और वो इस वक्त यहाँ पर कर क्या रहा है। उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को किसने मार डाला और अब उसके साथ क्या होगा और वो लोग इसके साथ करने क्या वाले हैं। ये सोचते ही जैन को दोबारा उसके पेरेंट्स का ख्याल आता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसका जो चेस्ट होता है वो भी टाइट हो जाता है। उसके चेस्ट के ऊपर जैसे कि कोई भार सा पड़ जाता है। आंसू बह रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही जो जैन है वो तुरंत ही अपनी आंसू पोंछता है और फिर अपनी टूटी फूटी आवाज़ में कहता है, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ से एक नौकरानी आती है जिसके हाथों में खाने की भरी हुई ट्रे थी। फिर उसे वो टेबल के ऊपर रख देती है और जैन से कहती है, ये लो इसे खाओ। लेकिन जो जैन है वो धीरे धीरे जवाब में उससे कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है। ये कहने के बाद जैन जो है वो अपनी नीज़ को अपने चेस्ट के साथ लगा लेता है और अपने सर को नी के ऊपर डाल देता है। जैन का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। उसके मन पर भार था। उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा परिवार उजड़ चुका था। तभी नौकरानी उसे कहती है, आपको कुछ खाना चाहिए। जैन जो है वो अपना सर ना में नोट करता है और उससे कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे भूख नहीं लगी है। तभी अचानक से दोबारा दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो जैन और उस नौकरानी की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वैंकिंग होती है। वैंकिंग अंदर चली जाती है और नौकरानी को इशारा देती है कि वो वहाँ से चली जाए। नौकरानी वहाँ से चली जाती है और जो वैंकिंग होती है वो बेड के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो जैन से कहती है, हाय कैसी हो। तो जैन जवाब में से कहता है, हाय। फिर वैंकिंग से कहती है, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं। ये बात सुनकर जैन जो है वो पहले वैंकिंग की तरफ फिर ट्रे की तरफ देखता है और फिर अपना सर ना में नोट करता है और कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी। वैंकिंग उसे कहती है, जैन खाना खाओ। जवाब में जैन उसे कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो वैंकिंग उसे कहती है, हाँ पूछो ना। जैन उसे कहता है, तुम कौन हो। वैंकिंग स्माइल के साथ सॉफ्ट आवाज़ में कहती है, मैं वैंकिंग, मैंने तुमसे कहा था ना, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हम तुम्हें तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें सबसे पहले खाना खाना होगा। तुम्हें खाने की ज़रूरत है वरना बॉस नाराज़ हो जाएगा। ये बात सुनते ही जैन को याद आता है कि एक आदमी ने उसे धक्का देकर वैंकिंग की तरफ पुश किया था। तभी वैंकिंग उसे कहती है, हाँ हमारे बॉस मिस्टर वांग यीबो, ये उन्हीं का घर है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं स्टडी रूम में। पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना है। ये बात सुनकर जो जैन है वो और ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जो ये बात सुनकर जो जैन है वो और ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जो ये बात सुनकर जैन और ज़्यादा उदास हो जाता है। जो यीबो ने उसके साथ किया था, उसे पुश किया था, उसे जैन यीबो से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके साथ कभी भी किसी ने इस तरीक़े का सलूक नहीं किया था। जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो अपने आंसुओं को रोक लेता है। तभी वैंकिंग जैन की नी के ऊपर अपना हाथ रख देती है और उससे कहती है, जैन मेरी बात सुनो, कुछ खा लो। ये बात सुनकर जैन अपनी थरथराते होठों और अपनी टूटी फूटी क्रैकेड आवाज़ में कहता है, मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आ रही है,
मैं हमेशा उन्हीं के साथ खाना खाती थी। हाँ, वो नहीं रहे, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे उनके पास जाना है। जैन को इस तरह उदास देखकर वैंकिंग उसे कहती है, देखो जैन, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा। और रही बात फैमिली की, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, ठीक है। वैंकिंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैन को तसल्ली सी हो जाती है। वैंकिंग तभी खाने को प्लेट के ऊपर सर्व करती है और जैन को पहले बाइट खिलाती है और उसे कहती है, खाओ, तुम भी खाओगी और तुम्हारे साथ मैं भी खाऊंगी। खाना ख़त्म होने के बाद वैंकिंग जो है वो जैन से कहती है, जैन चलो अब हमें स्टडी रूम में जाना होगा, बॉस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात सुनकर जो जैन है वो खड़ी हो जाती है। फिर सबसे पहले वो अपने ड्रेस को ठीक करती है और बालों को। उसके बाद फिर वो वैंकिंग का हाथ थामकर कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो दोनों स्टडी रूम के पास पहुंच जाती है, वैंकिंग फिर जैन से कहती है, जैन मेरी बात सुनो और ख्याल रखना, अंदर जाने के बाद गलती से भी आंखें उठाकर मत देखना, सिर्फ ग्राउंड की तरफ देखना। और जो भी सवाल बॉस तुमसे पूछेंगे ना, प्लीज़ ऑनेस्टली उन्हें जवाब देना, ठीक है। जैन जो है वो अपना सर हाँ में नॉट करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी जैन की जो टांगें होती है ना वो ट्रम्बलिंग करती है। जैन के दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। जैन को पता नहीं था कि वो डर क्यों रही है। हालांकि किसी ने उसे तकलीफ़ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। फिर जैन अपने आप के साथ मन में ही कहता है, जैन सब कुछ ठीक है, देखो वैंकिंग कितनी अच्छी है, क्या पता ये भी अच्छा हो। ये सोचने के बाद भी जैन को डर लग रहा था। फिर वो अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था, इसलिए वो अपनी निगाहें उठाकर अपने सामने देखता है। लेकिन लकीली ईबो की पीठ जैन की तरफ थी, इसलिए जो ईबो है उसने जैन का चेहरा नहीं देखा। तभी जैन को याद आता है तो वो ग्राउंड की तरफ देखता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जैन दरवाज़ा बंद कर देता है। कमरे में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जो कि ईबो ग्लास में वाइन प्योर कर रहा था। पूरा कमरा शांत था। शांत कमरे की वजह से जैन और ज़्यादा डर जाता है। उसे अपने पिताजी की अल्फाज याद आते हैं कि उन्होंने हर बार उनसे यही कहा था, दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जैन को उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना है। जैन जैसे ही अपने पिताजी की बातों को याद करता है तो वो और ज़्यादा डर जाता है और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जैन को गूज़ बम्स भी आ जाते हैं। जैन जैसे तैसे अपने आप को होल्ड करके अपनी फ्रॉक को टाइट पकड़कर वहीं पर खड़ा रहता है। फिर वो दोबारा हिम्मत करके अपनी निगाहें उठाकर ईबो की तरफ देखता है। बस यही एक गलती होती है कि जो जैन है वो आंखें उठाकर ईबो की तरफ देखता है। जैसे ही वो ईबो की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ईबो उसी को घूर रहा था। ईबो उस वक्त जैन की तरफ मुड़ चुका था। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था जो कि उसने खाली कर दिया था। वो जैन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे कि वो जैन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैन को ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था कि ईबो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है, जैसे कि जैन इस दुनिया का नहीं है, जैसे कि जैन कोई दूसरा क्रिएचर है। फिर ईबो उस खाली गिलास को टेबल के ऊपर रख देता है और अपने हाथों को पॉकेट के अंदर डाल देता है। अपनी टांगों को वो स्ट्रेच करके टेबल के ऊपर रख देता है। ईबो के काले बाल हवा में हिल रहे थे। ईबो ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था, ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का कोट, सब कुछ ब्लैक ही था। उसके शर्ट के पहले कुछ बटन भी खुले हुए थे। उसके बाद ईबो अचानक से खड़ा हो जाता है और फिर जैन की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो जैन के नज़दीक आता है, जैन और ज़्यादा डर जाता है। फिर अचानक से जो ईबो है वो रुक जाता है, लेकिन उसकी नज़र जैन पर ही थी। वो जैन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। जैन फिर अपनी निगाहें उठाकर ईबो की तरफ देखता है तो नोटिस करता है कि ईबो उससे हाइट में काफ़ी ऊंचा है। जैन ईबो के हाइट के सामने शॉर्ट है। तभी जो ईबो है वो जैन से अपनी स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, क्या तुम वहीं पर खड़ी रहोगी? ये बात सुनकर जैन और ज़्यादा डर जाता है। फिर उसे याद आता है कि वैंकिंग ने उससे कहा था उसके हर एक ऑर्डर को फॉलो करना। फिर जैन अपनी छोटे छोटे कदमों से आगे चला जाता है। जैसे ही वो ईबो से 2-3 कदम दूर होता है तभी वो रुक जाता है। ईबो की सांसें भी जैन महसूस कर रहा था। ईबो जैन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फिर ईबो जैन से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जैन जवाब में कहता है, जियो जैन। और जियांग फैमियान और उसकी वाइफ तुम्हारे क्या थे? तो जैन जवाब में कहता है, वो मेरे पेरेंट्स थे। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। जैन हर सवाल का जवाब ऑनेस्टली ही देता है।
जैन का जवाब सुनकर यीबो फिर करता है और फिर कहता है, मैं जियांग फैमियान को तब से जानता हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। उसने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं उसके घर बहुत बार आ चुका हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ कभी भी नहीं देखा। ये बात सुनकर जो जैन है वो परेशान हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैन मन में ये सोचता है कि मैं इसे क्या बताऊं कि मेरी पूरी ज़िंदगी बंद कमरे में ही गुजर गई। मैं इसे क्या बताऊं कि मुझे कमरे से बाहर जाने की इजाज़त कभी भी नहीं थी। तभी वो जैन की तरफ दोबारा बढ़ जाता है। चलते हुए वो जैन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी नज़र जैन पर ही थी। वो गोल शेप में जैन को इर्द गिर्द घूम रहा था। जैन जो है वो अपनी पलकों के थ्रू ही ईबो की तरफ देख रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। ईबो का जो एक्सप्रेशन था वो ब्लैंक था, इसलिए जैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ईबो जिस हिसाब से जैन के इर्द गिर्द घूम रहा था, जैन को जंगली जानवर याद आ जाते हैं। जब भी उन्हें किसी के ऊपर हमला करना होता है तो वह सबसे पहले इसी तरह इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सोचकर जैन और ज़्यादा डर जाता है कि कहीं ईबो उसके ऊपर हमला ना कर दे। तभी जो ईबो है वो घूमते हुए जैन से कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ कह रही हो जियो जैन? ये बात सुनते ही जैन डर के मारे जल्दी जवाब में कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। जैन को इस तरह डरा हुआ देखकर ईबो जो है वो चकल करता है और उसके मुंह से हल्का सा हंसने की आवाज़ निकलती है, जिससे जो जैन है वो और ज़्यादा डर जाता है। फिर जो ईबो है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम खैर जियांग फैमियान उसका कोई भी बच्चा नहीं है और मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है जियो जैन। क्या तुम्हें पता है कि जो झूठ बोलते हैं मैं उनके साथ क्या करता हूँ? ईबो की बात सुनते ही जो जैन है वो अपना सर ना में शेक करता है और उसे धीरे धीरे कहता है, नहीं। फिर ईबो जैन के बैक साइड में आता है और उसके कान के नज़दीक आता है। ईबो के जिस्म की गर्माहट भी जैन महसूस कर रहा था। ईबो की सांसें भी जैन महसूस कर रहा था, जिससे जैन अब और ज़्यादा घबरा जाता है। उसके हाथ भी अब कांपना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपने हाथों को टाइट पकड़ता और अपनी आंखें बंद करता है। जैन के जहन में बार बार उसके डैड के वर्ड्स ही आते हैं कि उसके डैड उसे बार बार कहते थे कि दुनिया उसके लिए नहीं है। जैन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, लोग उसे कच्चा खा जाएंगे। जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बार बार उसके दिमाग में यही रिपीट हो रहा था। फिर जैन धीरे धीरे कहता है, मेरे डैड सच कह रहे थे, मेरे डैड सच कह रहे थे। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो धीरे धीरे यही अपने आप के साथ दोहरा रहा था। उसके बाद जैन एक सांस में ही वांग ईबो को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना होम स्कूल, सब कुछ उस कमरे के अंदर ही किया है। उन्होंने मुझे कभी भी बेडरूम से बाहर नहीं जाने दिया। मैं बस दिन में 3 बार ही कमरे से बाहर निकलती, जब मुझे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर खाना होता था। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझ पर भरोसा करो प्लीज़। जैन एक ही सांस में सब कुछ बोल देता है। तभी जो ईबो है वो जैन के कान के पास कहता है, क्यों? ये बात सुनकर फिर जैन जवाब में कहता है, उन्होंने कहा था ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये कहते हुए जो जैन है वो अपनी आंसू पहुंचता है और फिर ईबो उसी की बात को दोहराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए डेंजरस? ये बात सुनकर जो जैन है वो अपना सर हाँ में नोट करता है और कहता है, मेरे डैड एक बिजनेसमैन थे, इसलिए उनके बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया था। ये बात सुनकर जो ईबो है वो उसी के बात को दोबारा दोहराते हुए से कहता है, तुम्हारे डैड एक बिजनेसमैन थे। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए दोबारा कहता है, हाँ, मेरे डैड एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुझसे यही कहा था, मैं सच कह रही हूँ। ये बात सुनने के बाद ईबो जो है वो वापस अपनी टेबल के पास चला जाता है और अपनी चेयर पर बैठता है। जैन जो है वो अपनी आंसू भरी आंखों से ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो है वो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद ईबो डायर से सिगरेट निकालता है। ये सिगरेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा जैन के फादर पिया करते थे। उसके बाद ईबो सिगरेट को जलाता है। फिर वो जैन की तरफ दोबारा देखता है। ईबो का एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क था। उसे जैन की किसी भी बात पे भरोसा नहीं था। फिर वो जैन से दोबारा कहता है, तुम्हारे डैड बिजनेसमैन थे और तुमने अपनी ज़िंदगी पूरी कमरे में बिताई है। ये कुछ अजीब सा नहीं है जियो जैन? ये बात सुनकर जैन जो है वो और ज़्यादा बुरी तरह से रोता है
उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। फिर वो रोते हुए ज़ोर ज़ोर से ईबो से कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मैं सच कह रही हूँ। तभी ईबो अपनी लो डेंजरस आवाज़ में कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये बात सुनकर जैन अपना सर ना में हिलाता है और कहता है, मैं बस अपने पेरेंट्स को ही जानती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती। ईबो फिर दोबारा सिगरेट पीता है। सिगरेट पीते हुए वो अपने दूसरे हाथ की उंगली से जैन को इशारा देता है कि वो वापस कमरे में जा सकता है। जैन बिना वक्त गंवाए वहाँ से मुड़कर चला जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है तो वो वापस मुड़कर ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है, तुम मेरे साथ क्या करोगे? जैन के दिमाग में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, इसलिए उसने ईबो से पूछ लिया। ईबो ये सवाल सुनकर स्मार्ट करता है। फिर वो जैन से कहता है, सबसे पहले मैं सच पता करूँगा। जो कहानी अभी तुमने मुझे कही है, अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मैं हर एक झूठे के साथ करता हूँ। ये बात सुनते ही जैन इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है। जैन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन वो अपने आप के साथ मन में ही सोचता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। मैं होप करता हूँ जैसे उसको सच का पता चलेगा ये वापस मेरे पास आएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा।